हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर में एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, जो कि स्टार्ट होता है उत्तरवर्ती मुगल शासन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज का टॉपिक हम करने वाले हैं समर्पण कोचिंग से सॉल्व। तो चलिए पढ़ते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। पहले आते हैं औरंगज़ेब की मृत्यु। मार्च 1707 में अहमदनगर में हो गई थी। उस समय उसके 3 पुत्र थे, मुअज़्ज़म, अज़्ज़म और कामबख्श। औरंगज़ेब उत्तराधिकार का युद्ध नहीं चाहता था। औरंगज़ेब नहीं चाहता था कि उसके बच्चे क्या करें, उत्तराधिकार का युद्ध करें। अतः उसने तीनों पुत्रों के लिए वसीयत लिखी थी, जिसमें मुगल साम्राज्य का बंटवारा किया गया था। परंतु राज के बंटवारे के बावजूद तीनों भाई उत्तराधिकार के युद्ध में उलझे। अंततः मुअज़्ज़म ने जून 1707 में जजाओ का युद्ध में अज़्ज़म को और 1907 में बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को परास्त करके बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके सिंहासन प्राप्त किया। तो किसने? जो मुअज़्ज़म था, इसने 2 युद्ध लड़े थे। पहले 1707 में जजाओ का युद्ध, जिसमें अज़्ज़म हारा था, और दूसरा था बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को हराया था 1709 में। और खुद ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके सिंहासन प्राप्त किया। फिर आते हैं पहले हमारे बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाही बेखबर कहा जाता है। इनका शासनकाल 1707 से स्टार्ट होकर 1712 तक रहा है। बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप की नीति अपनाई थी, मतलब सबसे मिलता था, बहादुर था, सबसे बहादुरी से मिलता था। इसने राजा जय सिंह, जो आमेर के हैं, और अजीत सिंह, जो कि मारवाड़ के शासक हैं, इनका शासन स्वीकार किया था। छत्रसाल, बुंदेला और चूड़ामणि जाट के साथ मित्रता की नीति अपनाई थी। साथ ही मराठाओं को दक्कन की सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार दिया था, किंतु साहू को मराठाओं का विधिवत राजा नहीं मानते थे। जो साहू थे उनको विधिवत राजा नहीं मानते थे मराठाओं का, लेकिन जो दक्कन की सूबेदारी है वो इन्होंने मराठाओं को दे दी थी। बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह के साथ भी संधि करके मेल मिलाप करने की कोशिश की थी, परंतु गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बहादुर शाह ने 1711 में बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान करके उसे परास्त किया, परंतु 1712 में बंदा बहादुर ने पुनः लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया और 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं जहांदर शाह, जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। 1712 से 1713 तक रहे हैं, 1 साल तक रहे हैं, तभी तो लंपट मूर्ख हैं जहांदर शाह। जहां देखो जहां चले जाते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस उत्तराधिकार के युद्ध के प्रश्न को हल करने में उनके पुत्रों ने इतनी निर्लज्जता दिखाई कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफन भी नहीं किया। दरबार में ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खान की सहायता से जहांदर शाह शासक बनने में सफल हुआ और कृतज्ञ सम्राट ने जुल्फ़िकार खान को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जहांदर शाह ने जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि और मालवा के सूबेदारी, और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी दी थी। तो किनको? जो राजा जय सिंह है उनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी और मालवा की सूबेदारी दे दी जय सिंह को, और जो अजीत सिंह है इनको महाराजा की उपाधि दी और गुजरात की सूबेदारी दी थी। उन्होंने छत्रसाल, बुंदेला और जो चूड़ामणि जाट हैं उनके साथ मित्रता की नीति अपनाई थी। मराठाओं को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर वसूल करने के लिए दिया गया था कि मुगल अधिकारी कर मराठा शासक को दे देंगे, मतलब वसूलेंगे मुगल अधिकारी, लेकिन किसको दिया जाएगा? मराठा सरकारों को, या जो शासक हैं उनको दे दिया जाएगा। जहांदर शाह ने बंदा बहादुर के खिलाफ सैन्य कार्यवाही जारी रखी थी, जिसके काल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, किंतु एक गलत पद्धति, जिसको इजारा कहा जाता है, उसकी शुरुआत की गई। इजारा पद्धति में भू राजस्व की नीलामी की जाती थी, जिसमें कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन मिला। जहांदर शाह लाल कुंवर नामक वेश्या से आसक्त था। 1713 में जहांदर शाह के भतीजे फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदर शाह को परास्त किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट आते हैं फर्रुख शेर। इसको घृणित कायर कहा जाता है। 1713 से 1719 तक रहे हैं।
फर्रुखशियर ने हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधु जो किंग मेकर हैं उनकी सहायता से राजगद्दी प्राप्त की। 1713 में सैयद बंधु ने जहांदर शाह और जुल्फिकार खां की हत्या कर दी। कृतज्ञ बादशाह ने अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया और हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया था। तो जो फर्रुखशियर है इन्होंने अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया और जो हुसैन अली थे उनको क्या बनाया, मीर बख्शी बनाया। फर्रुखशियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी और अजीत सिंह की पुत्री से विवाह किया था। इसने चूड़ामन जाट के साथ मित्रता बनाए रखी थी। फर्रुखशियर के समय 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। 1717 में इसने अंग्रेज़ों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया था, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। आगे चलकर फर्रुखशियर सैयद बंधुओं के मध्य संबंध बिगड़ने लगे और सैयद बंधुओं ने मराठा शासक शाहू के साथ 1719 में दिल्ली की संधि की, जिसके अनुसार शाहू को दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार मिल गए। बदले में शाहू जी ने 1500 सैनिकों के साथ सैयद बंधुओं का सहयोग करने का वादा किया। 1719 में बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा सैन्य शक्ति की सहायता से सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। फर्रुखशियर की मृत्यु के पश्चात सैयद बंधुओं ने एक के बाद एक सम्राट दिल्ली के सिंहासन में बैठाए। पहले रफ़ी-उद-दरजात को मुग़ल बादशाह बनाया गया। रफ़ी-उद-दरजात सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुग़ल बादशाह में से एक था। इसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। इसके पश्चात रफ़ी-उद-दौला को बादशाह बनाया गया, किंतु इसकी मृत्यु पेचिश रोग से हो गई थी। फिर सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया था। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से 1748 तक थे। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर का शासनकाल मुग़ल परिवार में हिजड़ों और महिलाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इसके काल में तुरानी दल के नेता निज़ाम उल मुल्क चिनकुलीज़ खां के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क को वजीर बनाया था, परंतु बादशाह के अतिरिक्त लापरवाह होने के कारण निज़ाम उल मुल्क दक्कन की ओर पलायन कर गया। उसने मुग़ल गवर्नर मुवारिज़ खां को शूकरखेड़ा के युद्ध में पराजित किया। 1724 में हैदराबाद राज्य की नींव डाली गई और इसी के तहत अवध शहादत खां तथा बंगाल मुर्शिद कुली खां ने भी स्वयं को मुग़ल से स्वतंत्र कर दिया। 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है उसने भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुग़ल सेना को पराजित किया। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका था और यहाँ से अपने साथ तख्ते ताउश, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया था। इस प्रकार तख्ते ताउश पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट आते हैं अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 तक रहे हैं। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उनका एकमात्र पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। इसी के काल में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 1748 से 1767 तक कुल 7 आक्रमण किए थे। अहमद शाह ने गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क को वज़ीर बनाया था। इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा करके जेल में डाल दिया था और आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था। नेक्स्ट आते हैं आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से 1758 तक रहे हैं। इनके काल में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। पलासी का युद्ध 1757 में इन्हीं के काल में हुआ था। आलमगीर द्वितीय की हत्या भी गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क द्वितीय द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेकर 1806 तक रहे हैं। इसी के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। शाह आलम द्वितीय ने ही इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसके पश्चात
शाह आलम द्वितीय 1765 से 1772 तक अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहे, क्योंकि गाज़ीउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था। 1772 में वह मराठाओं के संरक्षण में दिल्ली पर पहुंचा। 1803 में मराठाओं के संरक्षण में रहा। 1803 में अंग्रेज़ सेनापति लेक ने मराठाओं को पराजित कर दिया, जिससे शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार किया। 1700 का टाइम गया। 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई। नेक्स्ट आते हैं अकबर द्वितीय। 1806 से 1837 तक रहे हैं। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी और अपना केस लड़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था। इंग्लैंड में ही 1833 में विस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी और अकबर द्वितीय के समय 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। जाफर इन्हें कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय जाफर 1837 से 1857 तक रहे हैं। यह अंतिम मुगल बादशाह थे। इतिहास में इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। 1857 में सैनिक विद्रोह के बाद इसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराया और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। हालांकि कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया था। बहादुर शाह जफर बहुत अच्छे गज़ल गायक थे। इब्राहिम जौक और गालिब इनकी कविता शिक्षक थे, जबकि हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक शिक्षक थे। हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक शिक्षक और इनके शिक्षक कौन है कविता के? इब्राहिम जौक और गालिब। नेक्स्ट आते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। 1753 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिससे यूरोप एशिया के मध्य के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। यूरोप के अधिकांश देश भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मुख्यतः गरम मसालों का व्यापार करना चाहते थे, अर्थात यूरोपीय देशों द्वारा नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया गया। नवीन देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन अग्रणीय थे। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमू ने 1487 में उत्तरमाशा अंतरिफ केप ऑफ गुड होप खोज निकाला। स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1494 में भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तरमाशा का चक्कर लगाकर भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन के निवासी कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड निवासी तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। भारत में यूरोपियों के आने का क्रम सर्वप्रथम पुर्तगीज थे, इसके बाद डच, अमेरिकी, डेनिश और फ्रांसीसी आए। इन यूरोपियों ने यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले हो चुकी थी। यूरोपियों के आगमन का क्रम है: पहले पुर्तगाली जो कि 1498 में आए, डच 1595 में, ब्रिटिश 1600 में, डेन 1616 और फ्रेंच 1664 में। यूरोपीय कंपनियों के गठन का क्रम है: पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, डच, डैन और फ्रेंच। पहले आते हैं पुर्तगीज। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए थे। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा एक हिंदुस्तानी गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से कालीकट केरल पहुंचा। कालीकट के हिंदू राजा, जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। इसे मसाले और जड़ी बूटी इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। वास्को डी गामा की इस सफल यात्रा से
उत्साहित होकर पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैवल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट भेजा। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोची में पहली फैक्ट्री बनाई। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। फिर आते हैं हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 1509 तक भारत के वायसराय रहे हैं। अल्मेडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना। इसके लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई। भारत सहित संपूर्ण हिंद महासागर के पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक रहे। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोची को अपना मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता। इसके बाद भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है नीनो दी कुन्हा। 1529 से 1538 तक रहे हैं। 1529 में नीनो दी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बना। इसने 1530 में सरकारी कार्यालय कोची से गोवा स्थानांतरित किया। इसने 1961 तक भारत के पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी रहा गोवा। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत में समुद्र के समीप कई बस्तियां बसाई। बंगाल में पुर्तगालियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती हुगली थी। नेक्स्ट आते हैं पुर्तगाली नियंत्रण की विधि। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से आने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था को अपनाया था। इस व्यवस्था के तहत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगालियों के कार्टेज या परमिट लिए बिना अरब सागर नहीं जा सकता था। कार्टेज के लिए शुल्क देना पड़ता था। व्यापार नियंत्रण का एक अन्य तरीका काफिला व्यवस्था थी, जिसमें स्थायी व्यापारियों के जहाज़ों का एक काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली नौसेना बेड़ा साथ साथ चलता था। नेक्स्ट है पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन। पुर्तगालियों का 1595 तक हिंद महासागर पर एकाधिकार बना रहा, परंतु इसके बाद उनका पतन हो गया। पुर्तगालियों के पतन के कारण अनेक हैं। प्रथम, इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे भारतीय शक्तियां असंतुष्ट हो गईं। द्वितीय, ब्राज़ील का पता लग जाने से पुर्तगालियों की औपनिवेशिक प्राथमिकता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। तृतीय, यूरोपीय कंपनियों से इनकी प्रतिस्पर्धा थी, जिससे पुर्तगाली पिछड़ गए। 1611 में सूरत के निकट शवल्ली के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मिल्टन और थॉमस वेल्ट ने पुर्तगालियों को हराया। चतुर्थ, पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ लूटपाट की नीति अपनाई। इन्होंने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि भारत में तंबाकू, आलू, लाल मिर्च और मक्का मध्य अमेरिका से पुर्तगाली ही लेकर आए थे। पुर्तगाली ने ही भारत में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट आते हैं डच। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगीज के बाद 1595 से 1596 में डच भारत आए। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों ने पूरब में व्यापार करने के लिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य नाम BOC वेरिंडे वुड्स इंडिस्चे कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डच ने ही प्रारंभ की थी।
डच मूल रूप से काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार में ही रुचि रखते थे। ये मसाले पूर्णतः इंडोनेशिया में मिलते थे, इसलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र बन गए थे। डच ने भारत में मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़े के व्यापार को अधिक महत्व दिया, क्योंकि यह मसालों के व्यापार से अधिक लाभप्रद था। भारतीय वस्तुओं को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। 1605 में और 1610 में डचों ने जो पुलिकट है तमिलनाडु में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की, उसे अपना मुख्यालय बनाया। बंगाल में डच ने पीपली और चिनसुआ में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1759 में वेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से परास्त हो गए। इसी पराजय के साथ भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो गई। नेक्स्ट आते हैं अंग्रेज। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ था। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 21 दिसंबर 1600 को मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में एक चार्टर्ड आज्ञा पत्र द्वारा कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। इस कंपनी का तात्कालिक उद्देश्य पूर्वी द्वीप समूह में काली मिर्च और मसालों की प्राप्ति करना था। नेक्स्ट आता है अंग्रेज़ों की व्यापारिक सफलताएं। 1608 में ब्रिटिश प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम का जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया। हॉकिंस ने अंग्रेज़ों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगीज के शत्रुपूर्ण कारनामे और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। 1611 में अंग्रेज़ों ने शावल्ली में पुर्तगालियों के जहाज़ों को परास्त किया। इस घटना से जहांगीर अंग्रेज़ों से प्रभावित हुआ और उन्होंने 1613 में सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि इससे पहले 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। 1615 से 1619 तक सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहा। अंग्रेज ब्रिटिश व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। 1632 में गोलकोंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान दिया। इस फरमान के अनुसार 500 पैगोडा सालाना कर देकर वे गोलकोंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में फ्रांसिस डी ने चंदगिरी के राजा से मद्रास को पट्टी पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनाई, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। नेक्स्ट आते हैं 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने मुगल राजवंश की स्त्री की डॉक्टर बोस्टन द्वारा चिकित्सा करने पर कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुफ्त व्यापार की अनुमति दे दी। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई का द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई द्वीप का 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1688 में सर जॉन चाइल्ड ने मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल जहाज़ों को पकड़ लिया, जिससे क्रुद्ध होकर औरंगज़ेब ने इसे वहां से निष्कासित कर दिया। अंततः सर जॉन चाइल्ड को औरंगज़ेब से माफ़ी मांगनी पड़ी। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने शाह शुजा के फरमान की मोहर लगा दी और ब्रिटेन को पुनः सारी सुविधाएं प्राप्त हो गईं।
1698 में बंगाल के सूबेदार आजिम उस शान ने अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी प्रदान की, जिसे मिलाकर जॉब चारनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो कि 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। इसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर थे। 1715 में कंपनी ने जॉन शरमन की अध्यक्षता में एक दूतमंडल मुगल दरबार में भेजा। इस दूतमंडल में हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सैयद नामक एक आर्मेनियन द्विभाषिया था। हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखशहर की एक दर्दनाक बीमारी का इलाज किया, जिससे खुश होकर 1717 में फर्रुखशहर ने अंग्रेज़ों को व्यापार हेतु एक शाही फरमान जारी किया, जिसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की छूट मिल गई। 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्त कर दिया गया और बंगाल में सभी करों से मुक्त कर दिया गया। सूरत में भी सभी करों से मुक्त कर दिया गया। मुंबई में कंपनी के द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने का अधिकार मिल गया। ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट आते हैं डैन। अंग्रेज़ों के बाद 1616 में डैन भारत आए। इन्होंने तंजौर में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1745 में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत से चले गए। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंच। भारत में फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के समय सबसे प्रसिद्ध मंत्री कॉलवर्ट के प्रयासों के फलस्वरूप 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना की गई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण सरकार द्वारा हुआ था। इसका सारा खर्चा भी सरकार ही वहन करती थी। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक केंद्र फैको केरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया। 1669 में मूसलीपट्टनम में द्वितीय व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने एक फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की, जिसे पांडुचेरी के नाम से जाना गया। इसी तरह बंगाल में चंदनगर में, दक्षिण भारत में माहिम कारिकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। 1701 में पांडुचेरी को सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और फ्रैंको मार्टिन को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। भारत में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना गवर्नर डुप्ले के काल में हुई थी। डुप्ले ही प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी। आंग्ल कर्नाटक युद्ध में पराजय के पश्चात फ्रांसीसियों का चंदनगर, माहे, कारिकल, यवन, पांडुचेरी में शासन रहा, किंतु 1 नवंबर 1954 में इन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार हो गया। नेक्स्ट आते हैं कर्नाटक युद्ध। 17वीं से 18वीं शताब्दी की मध्य आंग्ल फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु हो गए थे तथा ज्यों ही यूरोप में अपनी आपसी युद्ध प्रारंभ हुआ, संसार के प्रत्येक कोनों में जहां भी 2 कंपनियां कार्य करती थीं वहां आपसी युद्ध प्रारंभ हो जाते थे। भारत में लड़े गए कर्नाटक युद्ध भी इसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम थे। करीब 20 वर्षों तक चले इस संघर्ष के फलस्वरूप यह निश्चित हो गया था कि अंग्रेज ही भारत के स्वामी होंगे, फ्रांसीसी नहीं। एंग्लो फ्रांस युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध 1740 से प्रारंभ हुआ, जबकि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से स्टार्ट होकर 1763 तक हुआ था और उसके बाद समाप्ति हो गई थी। पहला आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से स्टार्ट होकर 1748 तक 2 साल चला है। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का वास्तविक मात्र था। भारत में इस युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश नौसैनिक अधिकार वारनेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लेना
और प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला वार्नेस की सहायता से मद्रास पर कब्जा कर लिया। बंगाल ने वार्नेस की सहायता से मद्रास पर कब्जा किया गया। कर्नाटक के नवाब ने दोनों कंपनियों को युद्ध बंद करने और शांति बनाए रखने की आज्ञा दी। तभी डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए कहा कि वह मद्रास नवाब को सौंप देगा, लेकिन वह डुप्ले ने अपना वचन पूरा नहीं किया। तब कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया। 1748 में सेंट थामे के युद्ध में कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना ने महफूज खां के अधीन नवाब अनवरुद्दीन की सेना को पराजित कर दिया। यूरोप में 1748 में एक्स-ला-सापेल की संधि हुई और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को और अमेरिका में लुईस वर्थ फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को अमेरिका में लुईस वर्थ और कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को मिला था। नेक्स्ट आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। (1749) से स्टार्ट होकर 1754 तक रहा। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के पश्चात डुप्ले ने फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हेतु भारतीय राजाओं के परस्पर झगड़ों में भाग लेने की सोची। उसे यह सुअवसर हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासन में विवादास्पद उत्तराधिकार के कारण प्राप्त हुआ। हैदराबाद के नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, जबकि कर्नाटक के अनवरुद्दीन और चंदा साहब के मध्य विवाद था। डुप्ले ने हैदराबाद और कर्नाटक के लिए क्रमशः मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का, जबकि अंग्रेजों ने क्रमशः नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन किया। 1749 को अंबूर की लड़ाई में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने कर्नाटक पर आक्रमण करके अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली ने भागकर चिनापल्ली के दुर्ग में शरण ली, जबकि कर्नाटक के शेष भाग पर राजधानी आरकाट से चंदा साहब ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह तीनों की संयुक्त सेना ने हैदराबाद के नासिर जंग पर भी आक्रमण किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार हैदराबाद के मुजफ्फर जंग नए राजा बने और डुप्ले ने हैदराबाद के दरबार में अपने अधिकारी बुस्सी को नियुक्त किया। फ्रांसीसियों की बढ़ती हुई शक्ति के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश अधिकारी क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हमला करके उसे जीत लिया। चंदा साहब और फ्रांसीसियों के अथक प्रयास के बाद भी पुनः कर्नाटक को नहीं जीत सके। आगे एक संघर्ष में तंजौर के राजा चंदा साहेब भी मारे गए। इस तरह कर्नाटक पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। फ्रांसीसियों की पराजय से डुप्ले को वहां से सरकार ने 1754 में वापस बुला लिया और गोडेहू को नया गवर्नर बनाकर भेजा। गोडेहू ने अंग्रेजों से 1755 में पांडुचेरी की संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र मिल गए। इस तरह से द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। 1758 से स्टार्ट होकर 1763 तक चला। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ होते ही भारत में पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली ने पांडुचेरी स्थित फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया, किंतु वह मद्रास जीतने में असफल रहा। इसी बीच अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिसके कारण अंग्रेजों को अपार धन मिला, जिससे फ्रांसीसियों को दक्कन में पराजित करने में सफलता प्राप्त हुई। 1760 में वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी सर आरकूट ने फ्रांसीसी अधिकारी काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और पांडिचेरी पर अधिकार किया। इस तरह से फ्रांसीसी सितारा डूब गया और 1763 में दोनों के मध्य पेरिस की संधि हुई।
इस संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को पांडुचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश लौटा दिए गए, परंतु वे उनकी किलाबंदी नहीं कर सकते थे। इन्हें केवल व्यापार करने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट आते हैं क्षेत्रीय राज्य। पहले आते हैं दक्कन के निज़ाम। हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में चिनकुलीस खां तथा निज़ामुल मुल्क, इनकी उपाधि आसफ जाह की थी, इन्होंने रखी। 1722 में चिनकुलीस खां को मुगल वजीर नियुक्त किया गया, किंतु मुगल दरबार के षड्यंत्रात्मक वातावरण से क्षुब्ध होकर वह बिना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की अनुमति से 1723 में शिकार अभियान के बहाने दक्कन चला गया। मोहम्मद शाह ने दक्कन के मुगल गवर्नर मुवारिस खां से निज़ामुल मुल्क को पराजित करने को कहा। 1724 में शुकरखेड़ा के युद्ध में चिनकुलीस खां ने मुवारिस खां को मार डाला और दक्कन का स्वामी बन गया। 1724 में चिनकुलीस खां ने हैदराबाद में एक षड्यंत्र रचकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1748 में चिनकुलीस खां की मृत्यु हो गई। उसी वर्ष उसके द्वारा कर्नाटक में नियुक्त अधिकारी सदातुल्ला खां ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट आते हैं रोहेले और बंगश पठान। एक अफगान वीर दाऊद और उनके पुत्र अली मोहम्मद खां ने बरेली में एक छोटी सी जागीर का विस्तार कर रोहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार एक अन्य अफगान मोहम्मद खां वंगश ने फर्रुखशेर, जो फर्रुखाबाद है, बुंदेलखंड है, इलाहाबाद है, उसके प्रदेशों पर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। किसने किया था? मोहम्मद खां वंगश। ये वही हैं जिन्होंने छत्रसाल पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट आते हैं राजपूत। 18वीं शताब्दी के सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर के राजा सवाई जय सिंह थे। इसे सवाई की उपाधि मुगल शासक फर्रुखशेर ने दी थी। सवाई जय सिंह ने 1722 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। यह एक महान खगोल शास्त्री था। इन्होंने दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर और उज्जैन में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए वेधशालाएं बनवाई थी। इसी प्रकार खगोल शास्त्र के अध्ययन हेतु एक सारणी बनवाई थी, जिससे जिज मोहम्मद शाही कहा जाता है। इन्होंने क्या बनवाई थी? एक सारणी बनवाई थी जिसे जिज मोहम्मद शाही कहा गया। इसने यूक्लिड के ग्रंथ रेखा गणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में किया था। यह समाज सुधारक भी थे। इन्होंने अपने राज्य में एक विधान लागू किया था कि किसी लड़की की शादी में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च ना किया जाए। नेक्स्ट आते हैं जाट। जाट दिल्ली, आगरा, मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में थे। इन्होंने औरंगजेब की नीति के विरुद्ध विद्रोह किया था। सर्वप्रथम 1669 ईस्वी में तिलपत के जमींदार गोकुल जाट ने विद्रोह किया, किंतु इस विद्रोह को कुचल दिया गया। आगे चलकर 1686 में राजा राम जाट ने विद्रोह किया। मनुची के अनुसार राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे की हड्डियां जला दी थीं, किंतु इसके विद्रोह को भी कुचल दिया गया। 1700 में चूड़ामन जाट ने भरतपुर राज्य की नींव डाली और थीम नामक स्थान पर दुर्ग बनाया। 1721 में आगरा के मुगल गवर्नर जय सिंह द्वितीय ने चूड़ामन को पराजित कर दुर्ग जीत लिया और उसे चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। चूड़ामल के बाद उनके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला और दीग, कुंभीर, बेद, भरतपुर में 4 दुर्ग बनवाए। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी, जिसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया। बदन सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा दी गई थी। बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल के द्वारा किया गया। सूरजमल को जाटों का अल्फातून कहा जाता है। 1763 में सूरजमल की मृत्यु के उपरांत जाट राज का पतन प्रारंभ हो गया। 1805 में जाट राजा रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर आता है केरल। 18वीं सदी के प्रारंभ में केरल मुख्यतः 4 राज्यों में विभक्त था: कालीकट, कोचीन, चिराकल और त्रावणकोर। इसमें से त्रावणकोर राज्य सबसे महत्वपूर्ण था। 1729 में
यहाँ के राजा मार्तंड वर्मा थे। मार्तंड वर्मा ने आधुनिक शास्त्रागार का निर्माण कराया था, नहरें बनवाई थी, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया था और डचों को परास्त किया था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ के राजा राजा वर्मा थे। इनके समय में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत और मलयालम साहित्य का प्रमुख केंद्र थी। राजा राम वर्मा स्वयं एक कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, अभिनेता आदि थे। इन्हें संस्कृत, मलयालम और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट है अवध। अवध अंग्रेज़ों मराठाओं के राज्यों के मध्य था। अवध कहाँ पे था? अंग्रेज़ों और मराठाओं के राज्यों के मध्य था, अतः इसे बफर राज्य के रूप में जाना गया है। अवध ने ब्रिटिश साम्राज्य के पोषण में दहाई की भूमिका निभाई है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य हेतु कामधेनु भी कहा जाता है। इनके पहले शासक हैं शहादत खां बुरहानुल मुल्क 1722 से 1739 तक। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां था। इसने फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाया। 1723 में शहादत खां ने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया था। 1739 में इसे नादिर शाह के विरुद्ध दिल्ली बुलाया गया। वह वीरता से लड़ा परंतु बंदी बना लिया गया। इसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया और उसे 20 करोड़ रुपए मिलने की आशा दिलाई। वह नादिर शाह से दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसे बुलाया और शहादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट आते हैं सफदरजंग, जो कि 1739 से 1754 तक थे। शहादत खां का उत्तराधिकारी उनका भतीजा और दामाद सफदरजंग था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने इसे अवध का नवाब नियुक्त किया था। 1748 में मुगल सम्राट अहमद शाह ने इससे अपना वजीर नियुक्त किया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाए। अहमद शाह ने इसे इलाहाबाद का प्रांत दे दिया। सफदरजंग ने प्रशासन में हिंदू एवं मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई थी और सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय को नियुक्त किया था। फिर हैं उनके बाद आते हैं शुजाउद्दौला, जो कि 1754 से स्टार्ट होते हैं, 1775 तक रहते हैं। सफदरजंग का उत्तराधिकारी उनका पुत्र शुजाउद्दौला था। इनके शासनकाल में पलासी का युद्ध 1757, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। शुजाउद्दौला ने पलासी के युद्ध से स्वयं को तटस्थ रखा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, परंतु बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का सामना किया, परंतु पराजित हुए। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के उपरांत 16 अगस्त 1765 में अंग्रेज़ अधिकारी क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि की, जिसके अनुसार शुजाउद्दौला ने कड़ा इलाहाबाद के ज़िले लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए। 1773 में शुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। इस संधि के द्वारा कंपनी ने 50 लाख रुपए में कड़ा इलाहाबाद के ज़िले शुजाउद्दौला को बेच दिए। साथ ही वॉरेन हेस्टिंग ने 40 लाख रुपए के बदले शुजाउद्दौला से रोहिलखंड के विरुद्ध सहयोग करने का वादा किया। इस संधि से प्रेरित होकर शुजाउद्दौला ने 1774 में मीरनपुर कटरा के युद्ध में रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां को पराजित करके मार डाला था और रोहिलखंड पर अधिकार स्थापित किया था। मीरनपुर कटरा के युद्ध में 1774। उनके बाद आते हैं आशफउद्दौला, जो कि 1775 से 1797 तक थे। इन्होंने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। 1784 में लखनऊ में मुहर्रम मनाने के लिए इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। इसके स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया था इसमें। 1775 में शफउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग के साथ फैज़ाबाद की संधि की। इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। इस संधि के तहत वॉरेन हेस्टिंग ने अवध की
बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी, किंतु 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने इस संधि की परवाह न करते हुए जॉन मिल्टन को बेगमों से धन वसूलने का अधिकार दे दिया। आगे इसी कारण इंग्लैंड में वर्क ने वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया, किंतु असफल रहा। अशरफ-उद-दौला के उत्तराधिकारी क्रमशः वजीर अली, शहादत अली खां, हैदर अली खां और मोहम्मद अली, अमजद अली और वाजिद अली शाह हुए। उनके बाद आते हैं वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से लेकर 1856 तक थे। यह अवध के अंतिम नवाब थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को नज़रबंद करके कलकत्ता में रखा गया। 1857 के विद्रोह में अवध के प्रति डलहौजी की विलय की नीति का एक मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं बंगाल। भारत में प्रांतों में बंगाल सबसे उपजाऊ समृद्ध था। बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी। पहले आते हैं मुर्शिद कुली खां, ये 1717 से 1727 तक रहे। औरंगज़ेब ने 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया, किंतु औरंगज़ेब की मृत्यु 1717 में हो गई। इसमें बंगाल में 1707 में हो गई। इसने 1717 में बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। 1719 में इसने उड़ीसा पर भी प्रांत प्राप्त किए और उससे बंगाल में भूमि सुधार कराए थे। इसने के अंतर्गत इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की गई। किसानों को तकाबी ऋण दिए गए और जो बिचौलिए हैं उनको उन्मूलन दिया गया। उनके बाद आते हैं शुजाउद्दीन। यह 1727 से स्टार्ट होकर 1739 तक रहे। यह मुर्शिद कुली खां का दमान था। 1733 में वह बिहार पर भी इसका अधिकार हो गया था। वह इसने अलीवर्दी खां को सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है सरफराज खान, जो कि 1739 से 1740 तक रहे। इनके समय में 1740 में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सफदरजंग को पराजित करके मार डाला और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अब आते हैं अलीवर्दी खां, कहाँ के थे? बिहार के थे। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक रहे। अलीवर्दी खां नाम मात्र के लिए मुग़ल सम्राट के अधीन था। इसने मुग़ल बादशाह को राजस्व देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां को सबसे ज़्यादा मराठाओं ने परेशान किया था। 1751 में मराठा सरदार राघोजी ने अलीवर्दी खां को पराजित किया और एक संधि हेतु विवश किया। इस संधि के तहत अलीवर्दी खां ने मराठाओं को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की थी। अलीवर्दी खां अंग्रेज़ों से अच्छे संबंध थे, किंतु इसने अंग्रेज़ों को अपने गोदामों को दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी थी। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी और कहा था कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। नेक्स्ट आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये 1756 से स्टार्ट होते हैं और 1757 तक चलते हैं। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, बल्कि 3 पुत्रियां थीं। उनमें अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को नवाब बनाया। नवाब बनने के समय इनके प्रमुख 3 शत्रु थे। पहला पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज़, और शौकत 3 हो गए हैं ना, अंग्रेज़, उनकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। शौकत जंग अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र था। इनके पिता पूर्णिया का गवर्नर था। इसने पिता की मृत्यु के बाद वह पूर्णिया का नवाब बन गया। घसीटी बेगम अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी और ढाका के गवर्नर की विधवा थी। अलीवर्दी खां ने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अलीवर्दी खां की मृत्यु के उपरांत जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तब शौकत जंग, घसीटी बेगम और अंग्रेज़ इसके विरुद्ध हो गए।
किंतु सिराजदौला ने अक्टूबर 1756 में मनीहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपने अपने गोदामों का दुर्गीकरण करना प्रारंभ किया। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी करना प्रारंभ किया। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज़ नहीं माने, जिससे क्रुद्ध होकर सिराजदौला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अभियान चलाया और जून 1756 में कलकत्ता पर अधिकार करके फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। नवाब कलकत्ता को मणिक चंद्र के हाथों सौंप स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गए। फिर आते हैं ब्लैक होल की घटना, जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेजी अधिकारी J.Z. हालवेल ने किया था। हालवेल ने बताया था कि नवाब ने 20 जून 1756 को रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, किंतु समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक शियारुल मुस्खिरीन में इसका कोई जिक्र नहीं किया है, अतः यह घटना मिथ्या प्रतीत होती है। नेक्स्ट आता है पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। कलकत्ता के पतन के समाचार मद्रास पहुँचे और क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। क्लाइव ने मणिक चंद्र को घूस देकर जनवरी 1757 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब को क्लाइव से अलीवर, जो अलीनगर है, उसकी संधि, कलकत्ता का नया नाम है, उस अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत अंग्रेज़ों को अपने स्थान का दुर्गीकरण करने और सिक्के ढलाने की अनुमति प्राप्त हो गई। फिर आता है पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेज़ों ने मार्च 1757 को क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया, जिससे नवाब क्रुद्ध हो गए। इसने अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया। इस षड्यंत्र में नवाब का प्रधानमंत्री मीर जाफ़र, एक धनी व्यापारी अमीर चंद और बैंकर जगत सेठ, दीवान राय दुर्लभ आदि शामिल थे। इसमें आपस में निश्चय हुआ कि मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा और वह इसके लिए कंपनी को लाभान्वित करेगा। अंततः 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे पलासी के मैदान में युद्ध हुआ। इसमें नवाब की ओर से मीर मदान, मोहन लाल और कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारे गए और अंग्रेज़ों विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफ़र ने उसका कत्ल करवा दिया, स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों को उनकी सेवा के लिए 24 परगना की जमींदारी एवं क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी थी। यह भी सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में अंग्रेज पदाधिकारियों और व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं देनी होगी। पलासी का युद्ध भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना का प्रथम बिंदु था, परंतु अंग्रेज़ों को निर्णायक विजय बक्सर के युद्ध में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आते हैं मीर जाफ़र, जो कि 1757 से 1760 तक रहे। पलासी की युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। यद्यपि मीर जाफ़र क्लाइव की कठपुतली ही था, परंतु वह कंपनी की लगातार बढ़ती हुई पैसे की मांग को पूरा ना कर सका। 1760 में मीर जाफ़र पर कंपनी का 25 लाख रुपए बकाया हो गया। अंग्रेज़ों ने नवाब बदलने का निश्चय किया। 1760 में मीर जाफ़र से समझौता किया गया, जिसमें उसे नवाब बनने के बदले बर्धमान, मिर्ज़ापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई। मीर जाफ़र ने मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। इस तरह से रक्तहीन क्रांति के द्वारा सत्ता परिवर्तन हुआ। मीर कासिम 1760 से 1763 तक रहे।
मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब था। वह महत्वाकांक्षी शासक था। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों और बंदूकों की फैक्ट्री स्थापित की और यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन किया। धीरे धीरे अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मतभेद बढ़ने लगे। दोनों को लगने लगा कि मीर कासिम भी मीर जाफ़र की तरह कठपुतली बना रहेगा, किंतु मीर जाफ़र अपनी योग्यता से शासन करना चाहता था। मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच मतभेद का तात्कालिक कारण दस्तक का दुरुपयोग था। दस्तक का प्रयोग कंपनी अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे। दूसरी तरफ वे दस्तकारों को भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते थे, जिससे नवाब को राजस्व हानि होने लगी। अंततः नवाब ने कठोर कार्यवाही की और सभी आंतरिक कर हटा दिए। तब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज़ों के समान हो गए, जिससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए। इस घटना की परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। नेक्स्ट आता है बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध त्रिगुट बनाया, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल थे। अंग्रेज़ों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो ने बक्सर के मैदान में मीर कासिम की संयुक्त सेना को परास्त किया। मीर कासिम दिल्ली भाग गया और जहां पर 1777 में उसकी मृत्यु हो गई, जबकि शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पलासी के युद्ध तो षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों की विजय थी। बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। उसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य। इसके तहत मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। बदले में कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। साथ ही अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय को निज़ामत के खर्च हेतु 53 लाख रुपए सालाना और व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपए सालाना देना स्वीकार किया। अब व्यवहार में मुगल शासक अंग्रेज़ों का पेंशन प्राप्त करने वाला बनकर रह गया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुई। इसके तहत कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़कर अवध का राज्य नवाब को वापस मिल गया। बदले में अंग्रेज़ों को खजाने के रूप में 50 लाख रुपए मिले। इसमें वह भी प्रावधान में रखा गया कि अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करती है तो ब्रिटिश अवध की सहायता करेंगे। उसके बाद आते हैं बंगाल में द्वैत शासन, जो कि 1765 से 1772 तक रहा। बक्सर के युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाया, किंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा निज़ामुद्दौला नवाब बना। नए नवाब से फरवरी 1765 में हुई संधि के द्वारा नवाब की सेना समाप्त कर बंगाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कलकत्ता काउंसिल ने अपने हाथों में ले ली। इस संधि के अनुसार बंगाल में एक नवाब सूबेदार मोहम्मद रज़ा खां की नियुक्ति अंग्रेज़ों द्वारा की गई। साथ ही बंगाल की सुरक्षा, बाह्य संबंध एवं वित्तीय व्यवस्था पर भी कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस तरह बंगाल पर नवाब का स्वतंत्र शासन स्थापित हो गया। नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक दिए जाने का प्रावधान किया गया। क्लाइव ने अगस्त 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इस प्रावधानों से शाह आलम को 26 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, अर्थात इन दोनों राशि 26 लाख और 53 लाख को देने के बाद समस्त भू राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। क्लाइव ने द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व प्रशासन, राजस्व वसूली एवं दीवानी
न्याय अपने पास रखे, किंतु आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए। अर्थात क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार तो ले लिया लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था। इसी को द्वैत शासन कहते हैं। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा शिताव रॉय और उड़ीसा में राय दुर्बल को नियुक्त किया। द्वैत शासन व्यवस्था के तहत बंगाल का शोषण होता रहा। बंगाल की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने इस काल को, जो कि 1765 से 1772 तक था, इसको डाकुओं का राज कहा है। इसी प्रकार ब्रिटिश इतिहासकार पर जो सर पर्सी सिपियर हैं, इन्होंने बेशर्मी और लूट का काल माना है। अंततः वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसने किया है? वॉरेन हेस्टिंग ने किया है। इसके साथ हमारा बंगाल खत्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैसूर और सिख राज्य। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।